जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ेदार तरीके से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी और एक शानदार तरीके से आप सभी अपना रिवीजन कर रहे होंगे और सिलेक्शन के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं आप उनको अवश्य रूप से कर रहे होंगे। पहली उसमें आती है आपकी कौन सी क्लास, दूसरा आपका मॉक टेस्ट, तीसरा आपका प्रैक्टिस सेट और चौथा अपना सोने से पहले रिवीजन और संडे को रिवीजन और फिर मंथली रिवीजन। ये आपको आगे चल के तो ये 5 स्टेप आप लगातार करते रहिए, निश्चित तौर पर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और मंजिल तक जब आप पहुंचेंगे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पेपर आ गया है फिर भी आपको ऐसा लगे यार हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। वो जो कमी है उसको दूर करता है आपका लगातार रिवीजन, और जो अंदर से डर होता है कि क्वेश्चंस आते हुए गलत हो रहे हैं मॉक टेस्ट में, उस डर को दूर करता है आपकी प्रैक्टिस। तो अगर आप इन दोनों कामों को भी लगातार करते रहेंगे तो आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाएंगे सभी एक बार। धीरज हैं, विकास हैं, नीरज हैं, प्रतीक मिश्रा हैं, प्रीति चौहान हैं, प्रफुल्ल योगेश सिंह हैं, अमित सिंह हैं, नरेंद्र हैं और निखिल हैं हमारे साथ, अजय हैं। सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप सभी के हालचाल? जरा बताएंगे आप सभी के हालचाल कैसे हैं? वॉइस बढ़ा दी जाए? ठीक है, मैं माइक को नज़दीक कर लेता हूँ, वॉइस आपकी बढ़ जाएगी। बताएंगे सभी लोग कैसे हैं आप सभी के हालचाल? एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए। देखो, तैयारी के दौरान अपना 100% दीजिए, दिल से मेहनत करिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, ताकि बाद में आपको कोई अफसोस ना रहे कि मान लो एक आधा मार्क्स कम रह जाए तो आप ये सोचें कि यार थोड़ा सा और पढ़ लेता तो थोड़े से और ज़्यादा नंबर आ जाते। किसी भी काम को करने के बाद ये अफसोस तो कभी आपको रहना ही नहीं चाहिए। इसलिए किसी भी काम को बहुत दिल लगा के करो, बहुत मेहनत से करो, ताकि उसमें सफलता ही आपको मिले। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेहनत से आप करें तो सफलता नहीं मिलेगी। चलिए, आ चुके हैं लगभग सभी बच्चे, अब किया जाए सेशन को स्टार्ट। तो आज जो टॉपिक है ना वो ग्रेविटेशन नहीं है, वो गलती से डल गया है। अभी हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में बात। आपको अगर याद हो तो हमने एंगुलर मोशन था वो 2 पार्ट में पढ़ा था। किस किस को याद है? एक बार थम्स अप करेंगे। जो एंगुलर मोशन था यानी कि कोणीय गति थी, कोणीय गति को हमने 2 हिस्सों में बांटा था। कोणीय गति यानी कि एंगुलर मोशन को हमने 2 हिस्सों में बांटा था, जिसमें हमारा पहला हिस्सा जो था वो सर्कुलर मोशन था और दूसरा हिस्सा हमारा रोटेशनल मोशन था। बस इतना बता दो, आज यही आपका टेस्ट है कि किस किस को इतनी बात याद है। ये वृत्तीय गति है और ये आपका रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन का मतलब ये आपकी घूर्णन गति है। ठीक है, ये थी। उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने सर्कुलर मोशन के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। काफ़ी हद तक हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। बहुत बढ़िया सुजीत, वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, केंद्रीय बल हो गए, अभिकेंद्रीय बल हो गए। लेकिन हमने कहा था कि रोटेशनल मोशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। और रोटेशनल मोशन के बारे में आप तब पढ़ पाओगे जब आपको वर्क एनर्जी एंड पावर की थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी। तो रोटेशनल मोशन की 2 क्लास लगेंगी आपकी, एक तो आज वाली क्लास लगेगी और एक कल की क्लास लगेगी। ठीक है। हाँ बिल्कुल अमित, प्रैक्टिस भी कराएंगे आपकी, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद यूट्यूब पे आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी चल जाएंगे। बहुत बढ़िया प्रीति, वेरी गुड। रोटेशनल मोशन की बढ़िया डेफिनेशन आपने दी है। अब देखो, अगर आप कांस्टेबल लेवल की तैयारी करते तो इसके बारे में हम कोई जिक्र भी ना करते, लेकिन क्योंकि आप एक 12th लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, हेड ऑपरेटर हो गया, असिस्टेंट ऑपरेटर हो गया, तो हमें यहाँ पे इसके बारे में निश्चित तौर पर बात करनी पड़ेगी। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आसान है, डायरेक्ट इससे सवाल बन जाते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो रोटेशनल मोशन की बात करेंगे और कल भी आपका रोटेशनल मोशन ही चलेगा। उसके बाद हम ग्रेविटेशन पे चले जाएंगे। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई है? एक बार हम सब करेंगे। मोहम्मद मुसैर सर, मुझे सभी के कमेंट नहीं दिखते हैं भाई, एप्लीकेशन पे ये फैसिलिटी नहीं होती है, केवल आप अपना कमेंट कर सकते हैं और बाकी के कमेंट देखने से होगा भी क्या। ममता, वेरी गुड मॉर्निंग। अमित, योर वेलकम भाई। ऑपरेटर का रिसीविंग फॉर्म खो गया है सर, अब क्या होगा? शिवम, मेरे हिसाब से उसकी कोई ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। बाकी वो तो शायद जब आपको एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा मेरे हिसाब से। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसका दोबारा ऑप्शन दे देंगे। कल छुट्टी नहीं थी भाई अनुज, कल आपकी क्लास चली थी, कल आपकी क्लास हुई थी। ठीक है, बताइए क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है?
कि अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, कार्य ऊर्जा शक्ति खत्म हो गया अजय कल। रोटेशनल मोशन एक ऐसा चैप्टर है कि आपने कभी इसको 11th में पढ़ा होगा, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, कभी आपने इसको 11th में पढ़ा होगा, और 11th में शायद आपने फिजिक्स ठीक से पढ़ी नहीं थी, इस बात को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि 11th क्लास में आपने हवा में फिजिक्स को उड़ाया था और ये 11th क्लास के टॉपिक चल रहे हैं और आपका 4 से 5 साल गैप भी है। तो हालांकि हम इस टॉपिक को उतना मुश्किल पढ़ेंगे नहीं जितना 11th क्लास में पढ़ाया जाता है या होता है, मैंने इसको बहुत आसान आपके लिए किया है, लेकिन बस मैं इतना सा कह रहा हूँ कि आपको चीज़ें नहीं लगेंगी, और जहाँ आपको चीज़ें नहीं लगती हैं, आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो वैसा आपको नहीं करना है। मैंने आपके लिए बहुत आसान चीज़ों को बनाया है और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे अगर आप समझने के मूड से बैठोगे। दूसरी बात, हम इसको छोड़ नहीं सकते, मुझे पता है कि बच्चे इसमें थोड़े से परेशान होते हैं, तो अगर मैं चाहता तो छोड़ भी देता आपको खुश करने के लिए, आसान आसान टॉपिक पढ़ाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे पेशे के साथ खिलवाड़ होगी, मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूँगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आते हैं, तो थोड़ा सा समझने की आप लोग कोशिश करना, ठीक है। चलो चलते हैं रोटेशनल मोशन की तरफ। तो देखिए रोटेशनल मोशन का मतलब आप सभी जानते हैं कि जब कोई बॉडी अपने ही अक्ष के चारों ओर घूमती है, जब कोई बॉडी अपने ही अक्ष के चारों ओर घूमती है, यानी कि अपने ही अक्ष के चारों ओर घूमती है, तो उसको बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन। जैसे कि लट्टू का घूमना हो गया जो कि अपने ही सेंटर के चारों ओर लगातार चक्कर लगा रहा है, पंखे का घूमना हो गया जो कि अपने ही सेंटर के चारों ओर लगातार चक्कर लगा रहा है, ठीक है। चलो तो देखो इसमें टॉपिक क्या पूछा जाएगा, सबसे पहला जो इसमें मुद्दा आता है वो आता है द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। अब देखिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास सिंपल वो बिंदु होता है किसी भी चीज का जहां से उसको तुम संतुलित कर सको, जहां से उसको तुम बैलेंस कर सको। जैसे कि मान के चलिएगा ये मेरा फोन है, तो इस फोन को अगर मैं बैलेंस करना चाहूंगा तो ये किसी एक जगह पे आके बैलेंस हो जाएगा, बोलिए यस या नो। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि जहां से आप किसी भी चीज को बैलेंस कर सको, मतलब अगर मैंने यहां उंगली लगा के इसको बैलेंस किया है तो मैंने कहा ये इसका द्रव्यमान का केंद्र है, ठीक है। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि इस पूरी बॉडी का जो द्रव्यमान है, इस पूरी वस्तु का जो मास है वो यहाँ पे कंसंट्रेट है, ऐसा हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है भाई, मास तो पूरी बॉडी पे है। बस आप ऐसे डेफिनेशन समझिए कि जहां से इसको संतुलित किया जा सके, कि वह बिंदु जहां से किसी वस्तु को संतुलित किया जा सके, ठीक है। अब तुम ये कहोगे कि सर फिर तो ये बीचों बीच में हुआ, है ना। अगर द्रव्यमान केंद्र यही चीज होती है, इसका मतलब फिर तो द्रव्यमान केंद्र क्या हुआ कि बीचों बीच का बिंदु हो गया, ये हो गया। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मान के चलिए कि ये वस्तु है, आपने कहा कि ये इसका बीचों बीच हो गया, यानी कि ये बिल्कुल इसका मिड हो गया, ठीक है जी, ये हो गया इसका मिड, तो यहाँ ले ये इसका मिड हो गया। अब मैं कह रहा हूं ये इधर से भारी है ना, ये इधर से भारी है, इधर इसका जो द्रव्यमान है वो है 10 किलो, कितना है 10 किलो, और इधर जो इसका द्रव्यमान है इससे इधर वो 7 किलो है। तो मुझे बताइए क्या ये बीचों बीच में से बैलेंस हो पाएगी, बताना जरा, क्या ये बीचों बीच में से बैलेंस हो जाएगी? चलो ऋषु बहुत बढ़िया एग्जांपल तुमने दिया है, लॉकडाउन में चले गए थे 11th क्लास और 12th क्लास, कोई बात नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है। हाँ नोट्स मिलेंगे बिल्कुल पूनम, आपको एप्लीकेशन पे मिलते हैं, रोजगार विद अंकित। ये तो आपको तो पेड बैच के साइड में मिल जाते हैं ना, जहाँ पे क्लास का लिंक आता है वहीं आपको पीडीएफ का लिंक आता है। जल्दी जल्दी मेरी बातों के जवाब देते रहो। बताइए अगर ये इधर से भारी है इधर से हल्की है तो क्या ये बीचों बीच में से बैलेंस हो जाएगी, या ये कहीं ना कहीं इधर की साइड से बैलेंस होगी? भाई ये तो बहुत मोटी सी बात है कि ये कहीं ना कहीं इधर की साइड से बैलेंस होगी, क्योंकि इसका भार इधर ज़्यादा है, तो ये इधर की साइड से बैलेंस होगी। अब मैं सही कह रहा हूँ, है ना। लो प्रीति कह रही है यस हो जाएगी, दीदी नहीं होगी, अगर ये इधर भारी है इधर हल्की है तो इधर की तरफ झुक जाएगी। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, अपने हाथ को जो मैं उंगली पे बैलेंस कर रहा था वो इसको हमें थोड़ा सा भारी साइड रखना पड़ेगा। यानी कि देखो द्रव्यमान केंद्र जो होता है ना वो कभी बीचों बीच नहीं हो सकता, ये बात आपको समझ आई। तो द्रव्यमान केंद्र वो बिंदु होता है जहां से तुम किसी वस्तु को संतुलित कर सको, जो किसी भी वस्तु का बीचों बीच होता है, जो किसी भी वस्तु का बीचों बीच जो आप कहते हो वो आपका ज्यामितीय केंद्र होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो दो सेंटर होते हैं, एक तो होता है ज्योमेट्रिक सेंटर और एक होता है सेंटर ऑफ मास, यानी कि एक तो होता है आपका ज्यामितीय केंद्र और एक होता है आपका द्रव्यमान केंद्र। ज्यामितीय केंद्र का मतलब है कि आंख बंद कर दो और बीचों बीच पे निशान लगा दो उसके पे, हमें नहीं पता वो कहाँ से भारी है कहाँ से हल्की है, लेकिन द्रव्यमान केंद्र का मतलब ये है कि वो वस्तु जहां से बैलेंस हो रही हो, वो वस्तु जहां से बैलेंस हो रही, ठीक है, वो वस्तु जहां से संतुलित हो रही हो।
एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे क्या आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ गया? क्या आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ गया? बिल्कुल 10 किलो की तरफ नीचे गिर जाएगी, भारी की तरफ ही गिरती हुई चली जाएगी। अब अगर हम कुछ वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्र देखेंगे तो देखो कैसे होंगे। अब द्रव्यमान केंद्र किस किस चीज के पूछे जाते हैं, मैं इसको थोड़ा सा 3-2 की तरफ लेकर जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं है। अब शायद आपको क्लियर दिखेगा। देखिए ये है आपके पास एक रॉड, ठीक है, एक रॉड है। अब अगर रॉड है तो भाई इसका तो द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल बीचों बीच में होगा। ये आपके पास एक रॉड है तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? बीचों बीच में। पूछा जाएगा एक रॉड का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? बीचों बीच में। अब अगर इस रॉड को तुम, जैसे ये तो क्या है, एक लंबी छड़ सी है, ये रॉड है, रॉड का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? बीचों बीच में। मान लो इसको हमने थोड़ा मोटा भी कर दिया तब भी बीचों बीच में रहेगा। अगर आपका रिंग होगा ना, रिंग, उसका द्रव्यमान केंद्र भी बीचों बीच में रहेगा। या इसको आप डिस्क कह दीजिए, क्या कहिए? डिस्क कह दीजिए। डिस्क का मतलब जैसे प्लेट होती है, चकती होती है। ये हो गया आपका रिंग, इस तरह का रिंग है जिसमें बीच में वजन लगा हुआ है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र भी कहाँ होगा? इसका भी बीचों बीच में ही होगा, ठीक है। अगर आप एक त्रिभुज देखोगे, अगर आप एक त्रिभुज देखोगे तो त्रिभुज का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो उसकी माध्यिकाओं के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होता है, यानी कि माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को कट करती हैं उसके बिंदु पे होगा इसका द्रव्यमान केंद्र। उसके बाद अगर हम एक वर्ग की बात करेंगे या आयत की बात करेंगे तो ये इसके विकर्णों के कटान बिंदु पर होगा, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच में होगा। अगर हम एक समचतुर्भुज की बात करेंगे, रोम्बस की बात करेंगे, वो भी बीचों बीच में से बैलेंस हो जाएगा। अगर हम एक गोले की बात करेंगे, स्फीयर की बात करेंगे, यानी कि एक गोले की बात करेंगे तो वो भी बीचों बीच में से हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ज्योमेट्री यूनिफॉर्म है, यानी कि जिसका द्रव्यमान एक समान रूप से बटा हुआ है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनमें बीचों बीच में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर तुम शंकु की बात करोगे, अगर तुम भाई शंकु की बात करोगे, ये आपका शंकु है ना, तो शंकु में तो द्रव्यमान एक जैसा नहीं बटा होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से कैसा है, यहाँ कम द्रव्यमान है और यहाँ ज्यादा द्रव्यमान है, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ बैलेंस होगा? ठीक है, जरा बताओ एक बार। ठीक है, अब चलो मुझे बताओ, क्या इसको तुम बीचों बीच में से बैलेंस कर सकते हो? इन सारी ज्योमेट्री को तो तुम बीचों बीच में से बैलेंस कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन सारी ज्योमेट्री को तो तुम बीचों बीच में से बैलेंस कर दोगे, यानी कि जो ज्योमेट्री यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब वो बिल्कुल हर तरह से एक जैसी हैं, उनका द्रव्यमान तो उनके केंद्र पे ही आ जाएगा, वहां से बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन यहां तुम देखो ये यूनिफॉर्म नहीं है, ऊपर से पतली है नीचे से मोटी है, तो क्या तुम इसको बीच में से बैलेंस कर सकते हो? मुझे बताओ, शंकु के लिए बताओ मुझे बस, क्या तुम कोन को बीच में से बैलेंस कर पाओगे? यस या नो बोलो एक बार। क्या तुम शंकु को बीच में से बैलेंस कर पाओगे? जल्दी बताओ एक बार। बताइए। नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इसका जो वजन है ना वो नीचे ज्यादा है और ऊपर इसका वजन कम है, तो नीचे से ये भारी है, ऊपर से हल्का है, तो कहीं ना कहीं ये भारी साइड बैलेंस हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भारी साइड बैलेंस हो जाएगा, और भारी साइड का मतलब कहीं ये यहाँ बैलेंस हो जाएगा, यहाँ से बैलेंस ना होके ये कहाँ बैलेंस होगा? यहाँ की साइड बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए शंकु का द्रव्यमान केंद्र कितना होता है, शंकु का द्रव्यमान केंद्र कितना होता है? तो नीचे से ये आपका, अगर देखिए, अगर ये है आपका अगर ये है आपका सॉलिड, कैसा है? अगर ये सॉलिड है, अगर ये सॉलिड है तो नीचे से 1/4 पे बैलेंस हो जाएगा, यानी कि जो इसकी टोटल हाइट है उसकी 1/4 पे बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर ये होलो है, अगर ये खोखला है, अगर ये खोखला है तो ये अपनी एच, अगर इसकी पूरी हाइट एच है तो h/3 पे बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर ये खोखला है तो अपनी ये h/3 पर बैलेंस हो जाएगा। कितने पर बैलेंस हो जाएगा? h/3 पर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, तुम जो याद करते हो हरिप्रसाद भाई, वो ऊपर से याद करते हो, इसकी टोटल हाइट h है, उसमें से h/3 जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी बचेगी? यहाँ से यहाँ तक की बच जाएगी इसकी 2h/3।
तो वो आपको पेपर में दे देगा क्लियरली कि आधार से पूछ रहा है या इसकी एक बिंदु से, शीर्ष बिंदु से पूछ रहा है, यानी कि इसके वर्टेक्स से पूछ। ठीक है, तो वो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि कहां से आपसे पूछा जा रहा है। यहां तक की बात क्लियर है? एक बार बताएंगे। ऊपर से 2/3 पे होगा बिल्कुल, और उसमें थोड़ा सा होलो और सॉलिड का देख लेना भाई। होलो जो होगा वो बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएगा, मतलब नीचे बैलेंस हो जाएगा क्योंकि उसका मास नीचे है, और खोखला जो है उसका मास यहाँ कम है तो थोड़ा सा ऊपर जाके बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आया। एक बार थम्स अप करेंगे। बस आपको इसी का याद रखना है, बाकी सब तो बीच में से ही बैलेंस हो जाती हैं। बस आपको शंकु का याद रखना है, कोण का याद रखना है कि कोण जो है वो नीचे से अगर सॉलिड है तो 1/4 पे बैलेंस हो जाएगा, और होलो होगा, खोखला होगा तो 1/3 पे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जरा बताइए क्या एक बार सभी को क्लियर है? शंकु को उल्टा कर देने पर क्या होगा? तो ब्रजेश उल्टा करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा करोगे तो ये हाइट ऊपर से ले ली जाएंगी, हाइट नीचे से ले ली जाएंगी। बाकी उल्टा सीधा नहीं बोलेगा पेपर में। पेपर में बोला जाएगा आधार से। ये इसका आधार है, ये इसका वर्टेक्स है यानी कि शीर्ष है। या तो आधार से बोलेगा या फिर आपका शीर्ष से बोलेगा। जी सुजीत, बिल्कुल होलोकोन ट्राइंगल की तरह होता है। होलोकोन का बिल्कुल ट्राइंगल की तरह होता है। सोनू बहुत बढ़िया, अजीत वेरी गुड, एकदम समझ में आया, प्रीति बहुत बढ़िया। तो केवल आपको इतना याद रखना है, ये 1/4 पे संतुलित हो जाता है और ये 1/3 पे संतुलित हो जाता है। ठीक है, एक बार और आप देख लीजिए। जैसे मान के चलिएगा, ये आपका शंकु है। ठीक है, ये आपका शंकु है और इसकी लंबाई है, इसकी टोटल लंबाई है मान लो 40 सेंटीमीटर मान लो। ये 40 सेंटीमीटर का शंकु है। कोई तुमसे कहेगा कि बताओ इस शंकु को कहां से संतुलित करोगे तुम, मतलब जैसे मैं इसमें, ये शंकु है मेरे पास मान लो, तो अगर तुम ऐसे इसको लिटा दोगे तो बताओ कहां उंगली लगाओ जिससे कि ये संतुलित हो जाए, है ना? तो आप कहोगे कि सर मैं इसमें, अगर ये आपका सॉलिड है, यानी कि ठोस है, तो मैं इसके 1/4 पे उंगली लगाऊंगा जिससे ये बैलेंस हो जाएगा। अब इसका 1/4 क्या होगा? इसका 1/4 क्या होगा? ध्यान से देखें एक बार आप। ये हाइट है आपकी 1/4, तो 1/4 का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा 40/4, और 40/4 मतलब 10 सेंटीमीटर। कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर से बैलेंस होगा तो ऊपर से कितनी बचेगी भाई? टोटल 40 है, यहाँ से 10 कम हो गई तो कितनी बचेगी? 30 बच जाएगी। कितनी बच जाएगी? 30 बच जाएगी। तो ऊपर से 30 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? ऊपर से 30 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो जाएगा। अगर यही ये सॉलिड ना होके आपको दे देता होलो, अगर सॉलिड ना देके आपको होलो कोन दे देता, एक खोखला दे देता, और इसकी हाइट देता मान लो 30 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन थी कि इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर, टोटल हाइट 30 सेंटीमीटर है, तो आधार से कितनी ऊंचाई पर यह संतुलित हो जाएगा? तो आधार से इसका जो द्रव्यमान केंद्र है, हमने कितना पढ़ा है? h/3 पढ़ा है, यानी कि 30/3, और 30/3 का मतलब 10 सेंटीमीटर। कितने पे हो जाएगा? ये 10 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और यहां से अगर 10 है तो ऊपर से कितना बचेगा? आप कहोगे सर ऊपर से बचेगा 20। कितना बचेगा जी? 20 सेंटीमीटर। केवल इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब जरा बताओ एक बार, क्या आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, या तो न्यूमेरिकल में पूछ लेगा या फिर आपसे डायरेक्टली वैल्यू भी पूछ लेगा। अक्षरा एक बार कल वाली पीडीएफ देखना भाई। हरीश खुल रही है? अभी चेक करवा लेते हैं। अब बताओ सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया सोनू, विशाल, आलोक, वेरी गुड। तो पेपर में बस ये देख लेना कि नीचे से कहां से हो रहा है, और मतलब नीचे से पूछा है या ऊपर से पूछा। ठीक है, हो तो रही है भाई कल वाली पीडीएफ ओपन लो, मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ढंग से नहीं देखते हो, देखो ये कल वाली पीडीएफ है और फोन में आपके सामने हो। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास सेम नहीं होते लगभग। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। अगर तुम ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे ग्रेविटी यूनिफॉर्म है तो दोनों सेम होते हैं। नहीं तो अगर तुम ऐसी जगह पे खड़े हो, एक कदम हटोगे ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, एक कदम हटोगे ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, तो वहाँ पे उस केस में अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, विनय बताएंगे एक बार। विनय, विनय कहाँ गए भाई? विनय बताइए। देखो पीडीएफ सब क्लियर खुल रही है, जिनकी नहीं खुल रही है एक बार अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए या अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए, फिर दोबारा से सारे काम समझ। ठोस या खोखला बोलेगा, बिल्कुल साक्षी, ठोस या खोखला बोलेगा। पेपर में बिल्कुल क्लियर देगा, ऐसे थोड़ी है फिर तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। बिल्कुल रिशु, ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। डायग्राम, डायग्राम से क्या मतलब है? डायग्राम नहीं दिया जाएगा पेपर में, आपको होलो या सॉलिड बोला जाएगा। ठीक है, आपसे ठोस बोला जाएगा या खोखला बोला जाएगा। सौरभ इस बार हो जाएगा, निश्चिंत रहो भाई।
ऊपर से पूछेगा तो सर कैसे करें? ऊपर से पूछेगा तो आप क्या करो, नीचे से निकाल के उसमें से माइनस कर दो। ऊपर से पूछेगा तो नीचे से निकाल लिया 10, टोटल कितना था 30, 10 घटा दिया तो कितना बचा, 20 बचा। बस ऐसे कर लो आप डायरेक्टली। ठीक है विनय, चलो समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। तो ये हो गया आपका द्रव्यमान केंद्र। अब देखो एक बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई देखो सारे टॉपिक आपके लिए ना बच्चा नए हैं और आपका 3 से 4 साल का गैप भी है। मैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं बता रहा हूँ, बस मैं वो दिक्कत बता रहा हूँ जो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम करती है। बाकी यार ना मैं यहाँ नया हूँ, मुझे भी 1 साल 1.5 साल पढ़ाते हुए हो गए यहाँ पे, और 4 साल मैंने पहले भी पढ़ाया, बहुत सारे बैच निकले हैं। तो कंटेंट की डिलीवरी, कंटेंट का लेवल, सब कुछ अपनी बिल्कुल सही जगह है। मेरी तरफ से सारी चीज़ें बढ़िया हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर समझने में गैप होता है तो उसमें आपकी भी गलती नहीं है, बस 3 से 4 साल का जो आपका गैप हो गया ना उसकी वजह से है। बाकी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैं भी एक चीज़ को चाहे 2 बार में समझ में आए, 3 बार में, स्लो स्पीड से पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ऐसे कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए। चलिए देखिए अब ये नया टॉपिक है जैसे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। बस जब पढ़ाया जाए तो कमेंट मत करो, आपको बेहतर समझ में आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जब मैं यहाँ पढ़ाया हुआ करूँ ना, मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया करूँ, तो पूरा फोकस यहाँ रखा करो, 100% आपको समझ आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए होता क्या है। जैसे अब जब आपने रैखिक गति देखी थी, लीनियर मोशन देखा था, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला देखा 12mv²। ठीक है। अगर तुम घूर्णन गति में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 12I⍵²। देखो इन दोनों में समानताएं देखो, रैखिक गति में और घूर्णन गति में, लीनियर और रोटेशनल मोशन में। यानी कि लीनियर मोशन में जो काम द्रव्यमान करता है, वो यहाँ पे कौन कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है। बस इतनी सी बात है कि जो काम रैखिक गति में, लीनियर मोशन में मास करता है, द्रव्यमान करता है, वही काम आपका यहाँ पे कौन कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है, यानी कि आपका जड़त्व आघूर्ण कर रहा है। यहाँ पे द्रव्यमान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आप खुद सोचो कि अगर तुम किसी चीज को ऐसे रख दोगे, मान लो सिंपल तुमने रख दी, तो कुछ वो असर करेगी, लेकिन अगर किसी चीज को गोल घुमा के लाओगे तो ज्यादा असर करेगी, है कि नहीं है? तो हम यहाँ डायरेक्टली द्रव्यमान को नहीं ले सकते, हम उसके घूमने की त्रिज्या को भी लेते हैं। बस इतना आप याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक चीज होती है जो कि द्रव्यमान से संबंधित होती है। ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होगा? तो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है mr²। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है, इसको आर करेंगे, mr²। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र है mr²। ये क्या है? आपकी आर है ना, mr²। m क्या होता है? जैसे जिस वस्तु का हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है उसका द्रव्यमान, देखो एक बार देख लो, मैं फिर से लिख देता हूं। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? mr², है ना। ये इसका फॉर्मूला हो गया। चलो जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास एक वस्तु है, अब देखो इससे सवाल ऐसे बनेगा, मेरे पास एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, ठीक है, और उसकी रेडियस जो है, घूर्णन त्रिज्या जो है वो 2 मीटर है। तो उस वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितना हो जाएगा। इस तरह के सवाल इन टॉपिक से बनते हैं। कुणाल क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी सी बाद में करवा देंगे, है ना। वो डब्लू नहीं है मानो, ओमेगा है। ओमेगा होता है कोणीय वेग, पीछे हमने पढ़ा था, आपको याद हो सर्कुलर एंगुलर मोशन में ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, कोणीय वेग होता है। ठीक है। अभी बस इतना बताओ, उसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्या 2 लगेगा क्या 1 लगेगा, वो आगे पढ़ लेंगे। अभी के लिए बस इतना बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन सी वस्तु है, कैसी वस्तु है, मैंने बस बोला ये वस्तु है और इसका केवल आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर बच्चा बहुत आराम से कैलकुलेट कर देगा। अगर वस्तु का नाम नहीं दिया कि ये किस तरह की वस्तु है, मतलब चकती है, रिंग है, ठोस गोला है, बेलन है, खोखला गोला है, कुछ नहीं दिया, सीधा सीधा आपसे पूछा है, तो m की वैल्यू 10 हो जाएगी और r² का मतलब 2 दूनी 4, 4.40। यूनिट से इसकी सवाल आता है, कोई मुझे इसकी यूनिट टाइप करके बताओ कमेंट सेक्शन में। तो यूनिट हो जाएगी भैया kg और इसकी हो जाएगी मीटर। तो क्या हो जाएगी? kg और इसकी मीटर, क्योंकि रेडियस तो मीटर में ही मापी जा रही है, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। इसकी यूनिट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी जो यूनिट होती है वो होती है kg मीटर पर स्क्वायर। ठीक है। चलो, तो ये तो बात हो गई जब आपको ये ना बोला जाए कि वस्तु कैसी थी, ना तो ये बताया है कि वो चकती है मतलब रिंग है, ना आपको ये बताया कि वो प्लेट है, ना आपको ये बताया कि वो एक गोला है, ना वो आपको ये बताया कि बेलन है। अगर आपको पर्टिकुलर वस्तु बता दे, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश आपको करनी है।
कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना वो हर वस्तु का अलग अलग होता है। क्यों होता है समझो मेरी बात को आप। जैसे कि देखो भाई, ये स्टूल निकालना हरीश नीचे से। जैसे देखो, समझने की बात करो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर वस्तु का अलग अलग क्यों होता है। ये मान के चलो वस्तु है, ठीक है। अगर मैं इसे यहां से पकड़ के घुमाता हूं, यहां से पकड़ के, यहां से पकड़ के, तो देखो आराम से घूम जाएगी, है ना, आराम से घूम जाएगी ना। लेकिन अगर मैं इसको यहां से पकड़ के घुमाऊंगा, अगर मैं इसको यहां से पकड़ के घुमाऊंगा, तो देखो बहुत मुश्किल हो जाएगा घुमाना, है कि नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, जड़त्व आघूर्ण जो है, वो जगह के बदलते ही बदल जाता है, वस्तु के बदलते ही बदल जाता है। हो सकता है कि अगर आपके पास रिंग हो, अगर आपके पास डिस्क हो, तो उसको बीच में से घुमाना आसान हो, लेकिन जो गोला होगा उसको घुमाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप शंकु ले लोगे तो उसको भी घुमाना मुश्किल हो जाएगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि हर वस्तु को सेम जगह से पकड़कर घुमाना अलग अलग बल की डिमांड करेगा, अलग अलग फोर्स की डिमांड करेगा। जरा बताओ, क्या इस बात से आप मेरी से सहमत हैं कि अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग जगह से घुमाने में हमें, मतलब सेम जगह से ही घुमाने में अलग अलग तरह का बल लगाना पड़ेगा। अगर आप शंकु को घुमाना चाहते हैं तो कुछ बल लगेगा, गोले को घुमाना चाहते हैं तो कुछ बल लगेगा, चकती को घुमाना चाहते हैं तो आसानी से घूम जाएगी, एक रॉड को घुमाना चाहोगे तो कुछ अलग तरह का फोर्स लगेगा। क्या मेरी इस बात से आप सहमत हैं, ये बताइए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो हम जो पढ़ेंगे अब, हम पढ़ेंगे अलग अलग बॉडीज के लिए, अलग अलग वस्तुओं के लिए जड़त्व आघूर्ण क्या बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा। जैसे सबसे पहले जो हम ले लेते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं किसको, रिंग को। सबसे पहले हम रिंग का पढ़ेंगे, रिंग का पढ़ेंगे, वलय का पढ़ेंगे। अब समझो रिंग क्या होता है भाई। रिंग होता है जब आप बढ़िया तरह से पढ़ोगे, आपकी बढ़िया तरह से शादी हो जाएगी, तो आप रिंग पहनाओगे किसको, अपनी बीवी को, वो आपको पहनाएंगे। रिंग का मतलब होता है जो बीच में से खोखली होती है, ठीक है। तो जो बीच में से खोखली होती है उसको हम रिंग बोलते हैं। और अगर तुम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो क्या बनेगा, ये मान लो हमारे पास एक रिंग है ना, ये बीच में से खोखली है और ये ऐसे रखी हुई है, और इसके बीचों बीच में से एक लाइन ऐसे करके निकल रही है, ये इसके बीचों बीच में से एक लाइन ऐसे करके निकल रही है। तो अगर आपसे ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया कुलदीप, ध्यान से सुनना, हर एक वस्तु का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्यों होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो याद रखना, अगर तुम किसी भी रिंग के लिए देखोगे, हिंदी में वलय के लिए देखोगे, और एक ऐसे अक्ष से देखोगे जो उसके बीचों बीच में से निकल रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका mr²। कितना हो जाएगा, mr²। तो ऐसे देखो, लैंग्वेज का मतलब क्या है, लैंग्वेज है तल के लंबवत व द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला। द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, इसका बीचों बीच में है, तो यहां से पास हो रही है और तल के लंबवत है। तो अगर कोई चीज इसमें से इस तरीके से पास हो रही है बिल्कुल सीधी, तो उसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर जा रही है, लंबवत जा रही है। और द्रव्यमान केंद्र का मतलब बीचों बीच में से जा रही है, क्योंकि लंबवत तो देखो कहीं से भी जा सकती है भाई, लंबवत यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी, लेकिन द्रव्यमान केंद्र तो एक ही है ना उसका। तो जैसे ही उसने द्रव्यमान केंद्र कहा तो हम समझ जाएंगे कि वो बीचों बीच में से जा रही होगी, ठीक है। यहां तक बताइए कि सभी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का क्लियर है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रिंग का एक ऐसे अक्ष के थ्रू जो कि उसके बीचों बीच में से गुजर रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो जाएगा। क्या यहां तक का क्लियर है, एक बार थम्स अप करेंगे सभी लोग, हर चीज को समझ समझ के पढ़ेंगे। ये हो गया mr²। जो पेपर में पूछा जाएगा बस उसके बारे में बात करेंगे हम, बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, केवल हम पेपर के लायक बात करेंगे, ज्यादा इसमें बात ही नहीं करेंगे। मोह माया की बात हो जाती है, अच्छा बेटा बीवी की बात हो गई, मोह माया हो गई, आने दो तुम्हारी बीवी, तब पता लगेगा। सर सर्कुलर प्रोडक्ट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास एक ही होगा, हाँ बिल्कुल भाई लवकुश, ठीक है। अब देखो, अगर तुमसे पूछा जाए कि किसी रिंग का है, अगर तुमसे पूछा जाए कि किसी रिंग के लिए ही है, ये आपका रिंग है, और एक ऐसे अक्ष से पूछा जाए कि जो यहां से गुजर रही होगी, जो खड़ा अक्ष है यहां से है, हमारा रिंग ऐसे है और अक्ष कैसे है, यहां से, अक्ष इसके यहां से गुजर रहा है, तो क्या बोलेगा उसको, लैंग्वेज में बोलेगा, डायग्राम नहीं देगा, लैंग्वेज में बोलेगा कि तल के लंबवत स्पर्श रेखा के परित है। अब देखो, मैंने कहा था भाई तल के लंबवत तो कहीं से भी हो सकता है, यहां से यहां से, लेकिन उसने बोला स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब है कि जो उसके आसपास से घूम कर जाए, जो उसकी परिधि से छू कर जाए, है ना, बीच में से ना जाके परिधि से छू कर जाए। तो परिधि से छू कर जाने का मतलब ये हो जाएगा, आप ऐसे निकालोगे कि देखो जितना आपको यहाँ के अबाउट पता है भाई, यहाँ कितना था mr², है ना, उसमें आप mr² ही और जोड़ देना, हर एक के लिए यही करना, आप उसमें mr² ही जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा 2mr² हो जाएगा।
अगर आपको यहाँ निकालना है, यहाँ का आपको पता है, यहाँ का कितना पता था एम आर स्क्वायर, तो उसमें एम आर स्क्वायर ही और जोड़ देना, कितना हो जाएगा 2mr स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2mr स्क्वायर। दोनों अक्षों का आप निकाल लेंगे। कौन कौन से अक्ष हैं, एक तो उसके बीचों बीच में से जा रहा है और एक उसकी परिधि को छूते हुए जा रहा है, बस इतना सा समझ में आ जाएगा। एक तो उसके केंद्र से जा रहा है और एक उसकी परिधि से जा रहा है। फिर से आप एक बार देखेंगे कि ये है आपकी चक्ति, ठीक है, ये आपकी चक्ति है और ये हो गया आपका बीचों बीच में से जो अक्ष जा रहा होगा, ऐसे बिल्कुल इसके बीचों बीच में से आर पार जो जा रहा होगा, तो उसका जड़त्वाघूर्ण कितना है, द्रव्यमान केंद्र कितना है mr स्क्वायर। और अगर हम देखेंगे इसकी परिधि से जाने वाले अक्ष के परत है, इसकी परिधि से जाने वाले अक्ष के परत है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो तुम क्या करना, जो इसके अबाउट होगा ना, मतलब जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसमें mr स्क्वायर और जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा इसका 2mr स्क्वायर। क्या सभी को क्लियर है, 2mr स्क्वायर। जरा बताइए एक बार कि जो आपको यहां दिया जाएगा उसमें mr स्क्वायर और जोड़ देना, यहां का निकल जाएगा, बहुत आराम से कर लेंगे आप। mr स्क्वायर में mr स्क्वायर जोड़ना है, तो एक mr स्क्वायर कितना हो गया, 2mr स्क्वायर हो चुके हैं। बाई 2 नहीं होगा भैया, 2mr स्क्वायर हो जाएंगे। अब हमारी डिस्क ऐसे थी, डिस्क हमारी ऐसे थी, है ना, और उसमें से बीचों बीच में से कोई चीज निकल रही थी। बहुत बढ़िया सुजीत, वेरी गुड, आप थ्योरम पकड़ लिए, लेकिन थ्योरम की हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से करवाई दे रहा हूँ। दोनों परिधि से जाएंगे तो सर क्या होगा, गुड़िया परिधि से कितना भी चले जाएं सबके लिए यही होगा। परिधि का मतलब कहीं से भी कोई चला जाए, परिधि का मतलब क्या है, पूरी की पूरी है, तो कहीं से भी कोई भी अक्ष ले लेना आप, चाहे यहां से जाए, चाहे यहां से जाए, चाहे यहां से जाए, सबका यही होगा। आप ना ये मत सोचते कि क्यों जोड़ते हैं और क्या होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा कभी होगा ही नहीं। आपके लिए बस इतना है, आपके लिए बस इतना ही करना है कि इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, बस। ऐसा मत सोचो कि क्यों जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, वो चीज छोड़ दीजिएगा। चलो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ये मत क्वेश्चन करो कि अगर ऐसा होगा तो वैसा क्यों होगा, वैसा कभी होगा ही नहीं जैसा आप सोच रहे हो, केवल उतना होगा जितना यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। बाकी हमें अपना काम करना है, हमें कौन सा साइंटिस्ट बनना है भाई, पेपर निकालना है बस हमें तो। चलो, तो ये किसके लिए हो गया, रिंग के लिए। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो बाकी सारे आप खुद करेंगे। अब अगर हम डिस्क के लिए देखेंगे, डिस्क का मतलब चक्ति के लिए देखेंगे। देखिए डिस्क क्या होती है आपकी, डिस्क मतलब चक्ति, चक्ति जो होती है बीच में से पूरी भरी हुई होती है, चक्ति होती है बीच में से पूरी भरी हुई, ठीक है। यह है आपकी चक्ति, और चक्ति कैसी होती है, बीच में से पूरी भरी हुई। जैसे रिंग तो हो गया अंगूठी, और चक्ति का मतलब खाने वाली प्लेट जो हो जाती है। तो अगर खाने वाली प्लेट में चक्ति के ऐसे अक्ष से पूछे जो उसके केंद्र से होके जा रहा हो, केंद्र से होके जा रहा हो, तो डायरेक्टली आप याद रखेंगे कि भाई इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। हर एक ज्योमेट्री के लिए बस आपको ये याद रखना है। और अगर आपसे पूछेगा कि एक ऐसे अक्ष के परत बताओ जो कि चक्ति की परिधि से होकर जा रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि इसको लिखना, इसको लिखना, और उसमें mr स्क्वायर और जोड़ देना, ठीक है, mr स्क्वायर। तो 2 एकम 2, 2 और 1 3 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 3mr स्क्वायर बाई 2, ऐसे निकाल दोगे। तो अगर तुमसे पूछे कि किसी डिस्क के लिए, किसी चक्ति के लिए केंद्र से होकर जाने वाली रेखा के प्रत्यय जड़त्वाघूर्ण कितना होगा, तो तुम कह दोगे mr स्क्वायर बाई 2, और परिधि से जाने वाली रेखा के अबाउट तो आप कह देना 3/2 mr स्क्वायर। बिल्कुल अभिषेक, डिस्क ब्रेक वाली डिस्क होती है। चलो भाई, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, बताइए। हाँ भाई बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। शिखर शुक्ला वेरी गुड, 3/2 mr स्क्वायर। तो क्या करना है कि यहाँ अगर जो भी दिया हुआ है उसमें हमें ये ऐड कर देना, ये हमें डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है, ये हमें डायरेक्टली याद रखना है। कैसी बातें करते हैं यार आप लोग भी। चलो देखो, इसके लिए हमें डायरेक्टली याद रखना है कि इसके लिए कितना होगा mr स्क्वायर बाई 2,
ठीक है, और उसमें हमें एम आर स्क्वायर जोड़ देना है, बस एम आर स्क्वायर जोड़ देना है। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 में अगर तुम एम आर स्क्वायर जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। भैया आपको दिक्कत अगर फ्रैक्शन व्रैक्शन में आती है तो उसको बताओ, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 एम आर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3/2 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। चलो भाई फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये है हमारे पास एक डिस्क, है ना। डिस्क का मतलब क्या होता है, जो बीच में से भरी हुई होती है, जो बीच में से भरी हुई होती है। तो अगर ये भरी हुई है और हमसे पूछा जाएगा इसके परत है, तो इसके परत हमें डायरेक्ट याद है, डायरेक्ट याद रखेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2, और हमें निकालना है यहाँ के लिए। अब मान लो हमसे यहाँ के लिए पूछ लिया, परिधि के लिए पूछ लिया, तो परिधि के लिए कितना आंसर हो जाएगा कि भाई जो यहाँ का आंसर है उसमें कितना जोड़ दो, एम आर स्क्वायर जोड़ दो। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, 3/2 एम आर स्क्वायर। चलो गुरुजी आप बहुत स्माइल, बहुत अच्छा देते हैं। चलो भाई बढ़िया, बताओ जरा ये आपको समझ में आया क्या? सर डिस्क में एम आर स्क्वायर बाई 2 क्यों होता है, ये भी तो गोल है। सोनो ऐसे देखो यार, ऐसी चीजें मत पूछिए, फिर इनकी डेरिवेशंस होती हैं प्रॉपर। लेकिन डिस्क जो होती है वो अंदर से भरी हुई होती है ना भाई। डिस्क का मतलब होता है कि जो प्लेट है, प्लेट का मतलब वो अंदर से भरी हुई है ना। और रिंग का मतलब क्या होता है, जो खोखला है अंदर से खाली है। तो इस चीज का थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी इसके लिए तो प्रॉपर डेरिवेशन लगती है, उनके लिए मत जाइए आप। ये तो आपको डायरेक्टली याद ही रखना पड़ेगा, इतना तो आपको डायरेक्टली याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया ममता, वेरी गुड। और रामकमल दीक्षित 3/2 एम आर स्क्वायर। अब बताइए क्या सभी को समझ में आया? क्या अब सभी को समझ में आ चुका है? ठीक है सर, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो ये आसान हो गया। तो हमें सारा आगे ऐसे ही करना है, इसका हम याद करेंगे और इसका हम एम आर स्क्वायर जोड़ के निकाल लेंगे। सही है, आसान है। तो डिस्क हो गया, रिंग हो गया। अब चलते हैं किस पर, गोले पर, ठोस गोले पे चलते हैं। अब गोले में एक बार ये ध्यान दे लेना कि ठोस है या खोखला है ना। तो पहले मान लो ठोस गोला दे दिया, और ठोस गोले में आपसे पूछा गया है कौन से अक्ष के परत है, जो इसके केंद्र से जा रहा है, ये इसके केंद्र से जा रहा होगा। तो सीधा सीधा हम सूत्र याद रखेंगे कि इसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है आपका 2/5 एम आर स्क्वायर। ठोस के लिए कितना हो जाएगा, 2/5 एम आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2/5 एम आर स्क्वायर, है ना। अब अगर आपसे पूछेगा किस अक्ष के परत है, इस अक्ष के परत है पूछेगा, इसके परत है पूछेगा, तो आप क्या करोगे बताओ। चलो अब मुझे आप लोग निकाल के बताओ, इसके परत है। अगर यहाँ 2/5 एम आर स्क्वायर है तो यहाँ कैसे निकालोगे तुम बताओ। यहाँ का 2/5 एम आर स्क्वायर दे दिया, हर एक बच्चे से आंसर चाहिए मुझे, बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे हमने पीछे किए हैं। सर सिलेक्शन अब आसान लग रहा है। चलिए भाई ऋषिकेश बहुत बढ़िया, अगर आपको कॉन्फिडेंस आया है, डायरेक्ट याद कर लिया। मोनू ये भी अच्छी बात है, अगर आप डायरेक्ट याद कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये बहुत बढ़िया है। बताइए। शिखर शुक्ला बहुत बढ़िया, अब तक शिखर शुक्ला ने वेरी गुड आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया। तो 2/5 एम आर स्क्वायर हो गया। आकाश कुमार यहाँ के लिए बता दिया, अब यहाँ के लिए बताइए। आकाश कुमार का ठीक आंसर है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सभी बच्चों का, शुभम थोड़ा सा कैलकुलेशन अपनी ठीक करिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने की बात है, मतलब ठीक करने की बात है, करेक्शन कर लीजिए। सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। कुलदीप है, नीरज है, नरेंद्र है, शिव हैं, सभी बच्चों के लगभग ठीक आंसर हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि सर 2/5 एम आर स्क्वायर में हम एम आर स्क्वायर जोड़ देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 और 2 7। अब देखो अगर आपको नहीं जोड़ना आता है तो आप क्या करो कि इसको भूल जाओ, एम आर स्क्वायर को, इसको 1 माना करो, और ये 2/5 है ना। ये 2/5 है और ये 1 है, तो इसमें कितना जोड़ दो, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 7/5 हो जाएगा। ये तो मैथ्स है आपका। तो कितना हो जाएगा, 7/5 एम आर स्क्वायर। बताइए क्या सभी को क्लियर है? अगर बोले कि ठोस गोले में केंद्र से जाने वाली रेखा के परत है तो आप कहोगे 2/5। अगर बोलेगा स्पर्श रेखा के परत है तो आप कहोगे 7/5। सही है, तो 2/5 और 7/5 दो आंसर हो जाएंगे। ये यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल जैसे मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं उसी लैंग्वेज में सीधा सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए किसी ठोस गोले के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परत जड़त्वाघूर्ण कितना होगा। What the moment of inertia about a center pass about what the moment of inertia for a solid sphere passing through about its center। ठीक है, 7/5 एम आर स्क्वायर है। सभी को क्लियर है, सभी एकदम बढ़िया आंसर दे रहे हैं। अच्छा क्या हो अगर मैं ठोस की जगह क्या ले लूं, ठोस की जगह मैं गोलीय कोश ले लूं,
क्या ले लूं, गोलीय कोष ले लूं। गोलीय कोष का मतलब समझते हैं आप, गोलीय कोष का मतलब हो जाएगा ऐसा गोला जो अंदर से खाली है, जैसे कि बॉल हो गई, ठीक है। ये रिंग नहीं है, रिंग में और बॉल में तो अंतर समझ में आता होगा। बॉल क्या होती है, पीछे तक निकली होती है, लेकिन रिंग पीछे नहीं निकला होता। तो ये आपकी एक बॉल है जो कि कैसी है, खोखली है। बॉल तो अपने आप में ही खोखली होगी, यानी कि गोला है जो कि कैसा है, आपका खोखला गोला है। अब खोखले गोले में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके केंद्र से अक्ष के प्रत्यय होता है जी, वो होता है आपका 2/3 mr²। डायरेक्टली हम इसको याद रखेंगे, 2/3 mr², 2/3 mr का स्क्वायर, है ना। अब आपसे अगर इसके अबाउट पूछ ले, बोलो कैसे निकालोगे, इसका आंसर मुझे देंगे विनय। भाई विनय का आंसर चेक करूंगा मैं, अगर विनय को समझ में आ गया तो मान लो सबको समझ में आ गया। ये है 2/3 mr², इसके प्रत्यय हो गया 2/3 mr²। तो स्पर्श रेखा के प्रत्यय कितना होगा बताएंगे। मैं विनय पे नजर गड़ाए हूं। अब बताओ गोलीय कोष के लिए, यानी कि होलो स्फीयर के लिए, बताओ भाई विनय। क्वेश्चन में बिल्कुल सॉलिड लिखा आएगा, मोनो निश्चिंत रहें, क्वेश्चन में बिल्कुल सॉलिड लिखा हुआ आ जाएगा। बहुत बढ़िया, विवेक बिल्कुल ठीक है, सोनू सिंह बिल्कुल ठीक है, और शिखर शुक्ला का सबसे पहला आंसर हमारे यहाँ आ चुका है। बिल्कुल बढ़िया शिखर, आपका आंसर है नीलम विशाल। रिंग कैसे हो जाएगा दीपक, रिंग जो होता है ना वो तो पतला सा होता है, लेकिन बॉल जो होती है वो तो पीछे की तरफ होती है। अब मैं यहाँ पीछे निकला हुआ हल्का सा मैंने बनाया है, देखो बॉल, खोखली बॉल क्या होती है, चलो भैया बॉल देख लो, रिंग और बॉल में अंतर देख लो तुम। इससे अच्छा मैं ले ही आता, मुझे आइडिया नहीं था। रिंग देखो पहले आप, रिंग क्या होता है, रिंग होता है आपका ऐसा, ठीक है, ये आपका रिंग है, ये है आपका रिंग। अब देखो बॉल कैसी होती है, बताइए भैया, क्या रिंग में और बॉल में अंतर नहीं है, ये आपकी बॉल होती है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सर रिंग और बॉल एक जैसा होता है, रिंग अलग है और बॉल अलग है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सब बच्चे बिल्कुल बढ़िया आंसर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर इसमें खाली mr² ही तो जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा। मैंने कहा था इसको एक मान लो, अगर तुम्हें इसमें दिक्कत आ रही है तो इसको एक मान लो, 2/3 + 1, 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो कितना हो जाएगा 5/3, कितना हो जाएगा 5/3 mr का स्क्वायर, ठीक है, 5/3 mr का स्क्वायर, आसान सी बात है, 5/3 mr का स्क्वायर। सबके बढ़िया आंसर है। विनय कहाँ गए, विनय भाई, विनय का कमेंट देखना है एक बार, है ना। विनय भाई को समझ में आ गया तो मान लो सबको समझ में आ रहा है। वेरी गुड विनय। प्रिंस बहुत बढ़िया, आपका आंसर है 3/5 नहीं 5/3। ममता बहुत बढ़िया 5/3। अभय वेरी गुड। तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका होलो स्फीयर के लिए, यानी कि एक खोखले गोले के लिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं खोखले गोले से हटके, और हम चलते हैं कहाँ पर, कहाँ पर, कहाँ पर, हम चलते हैं मान के चलिए बेलन पर, ठोस बेलन पर, है ना। अब मुझे एक बात बताइएगा कि मैं अगर बहुत सारी प्लेट ले लूं, डिस्क ले लूं, मैं बहुत सारी प्लेट ले लूं और मैं उनको लगातार एक दूसरे के ऊपर रखता चला जाऊंगा, मैं डिस्क ले लेता हूं बहुत सारी और उनको लगातार एक दूसरे के ऊपर रखता हुआ चला जाऊं, ऐसे ऐसे करके। ये मान लो मैंने डिस्क ली है और मैंने क्या करा है, इनको एक दूसरे के ऊपर रखता हुआ चला जा रहा हूं, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, मेरी पलकें, तेरी पलकें होता है यार, मैं गलत गाना गा रहा हूँ, ठीक है। मैं देखो कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारी डिस्क लेके एक दूसरे के ऊपर लगाता हुआ चला जा रहा हूँ, अरे। तो देखो अगर तुम ऐसे बहुत सारी डिस्क ऊपर तक लगाते चले जाओगे तो क्या ये एक सिलेंडर नहीं बन जाएगा, ये बताइए। अगर तुम ऐसे ही बहुत सारी डिस्क लोगे और ऊपर तक लगाते चले जाओगे तो क्या ये एक सिलेंडर नहीं बन जाएगा। और डिस्क है तो ये सारी की सारी अंदर से बंद होंगी, यानी कि ये सारी डिस्क कैसी होंगी, अंदर से बंद होंगी। तो कैसा सिलेंडर बनेगा बताइए, सॉलिड या होलो। डिस्क को मिला के कैसा सिलेंडर बनेगा, सॉलिड सिलेंडर बनेगा या होलो सिलेंडर बनेगा, इतना बताइए बस मुझे, कि अगर मैं बहुत सारी डिस्क एक दूसरे के ऊपर रखता चला जाऊंगा तो सॉलिड सिलेंडर बनेगा या होलो सिलेंडर बनेगा। ठीक है, तो भाई जो सॉलिड सिलेंडर होता है, जो सॉलिड सिलेंडर होता है वो किससे मिलकर बनता है, डिस्क से मिलकर बनता है, वो आपका चकती से मिलकर बनता है, वो आपका प्लेट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसके जो आंसर होंगे वो बिल्कुल डिस्क जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल शादियों में जैसे प्लेट रखी होती हैं। तो इसके जो भी आंसर होंगे वो सारे के सारे किसके जैसे हो जाएंगे, प्लेट के जैसे आंसर हो जाएंगे। इसके सारे आंसर प्लेट के जैसे हो जाएंगे, तो आपको इसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना, जो भी चाहे यहां का आंसर हो चाहे यहां का आंसर हो, सारे के सारे डिस्क के जैसे हो जाएंगे।
ठीक है। अब एक बात और बताइए, डिस्क का मतलब होता है अंदर से भरी हुई, तो अंदर से भरा हुआ है तो सॉलिड होगा, है ना, ठोस होगा। अंदर से भरा हुआ है तो कैसा हो जाएगा, ये पूरा सॉलिड हो जाएगा, ये पूरी जगह आपकी भर जाएगी, तो कैसा सिलेंडर बनेगा, ये सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है। अब अगर तुम बहुत सारे रिंग ले लो, बताओ, अगर तुम बहुत सारे रिंग लोगे और रिंग को एक दूसरे के ऊपर लगाते चले जाओगे, तो रिंग तो हमने देखा ही था, एक्चुअल में रिंग ही बन पा रहा है क्योंकि इसमें वो तो प्रावधान है ही नहीं। तो मान लो ये बहुत सारे रिंग मैंने लिए और इन्हें मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लगा दिया, ये रिंग लिए और बहुत सारे रिंग को एक दूसरे के ऊपर लगा दिया। भाई रिंग तो बीच में से खाली होता है, तो बोलो कैसा सिलेंडर बनेगा, रिंग तो बीच में से होता है खाली, तो बोलो कैसा सिलेंडर बनेगा, कौन बताएगा कैसा सिलेंडर बनेगा अगर बहुत सारे रिंग को आपस में मिला दोगे। बहुत बढ़िया। बताओ, अगर रिंग को तुम मिलाते चले जाओगे, अगर तुम रिंग को आपस में मिलाते चले जाओगे, एमटीएस वाली फिजिक्स सेम है, नहीं नहीं यार एमटीएस वाली कैसे हो जाएगी, एमटीएस की तो बहुत आसान फिजिक्स है, मतलब वो तो बेसिक ही लेवल है, इसमें थोड़ा सा हम ऊपर चल रहे हैं, एमटीएस में कहाँ डिस्कस करी थी हमने ये चीज। तो होलो सिलेंडर बन जाएगा, है ना, होलो सिलेंडर बन जाएगा। यानी कि अगर तुम होलो सिलेंडर के आंसर करना चाहते हो तो तुम किसके जैसे आंसर करोगे, रिंग के जैसे आंसर करोगे, यानी कि वलय के जैसे आंसर करोगे। तो जो वलय के जो आपके वलय के आंसर थे वही सारे किसके हो जाएंगे, सिलेंड्रिकल शेल के हो जाएंगे, बेलनाकार कोष के हो जाएंगे, या आप इसको कहिए खोखला बेलन। क्या कहिए, खोखला बेलन। बताइए क्या क्लियर है आपको, इसको कहेंगे आप खोखला बेलन। क्या क्लियर है आपको, एक बार सभी बच्चे थम्स अप करेंगे अगर इतना क्लियर हो तो। बहुत बढ़िया ऋषु, वेरी गुड, खोखला होगा। हाँ, mr²/2 होगा, क्या होगा वो आप वहां से देख लेंगे एक बार, लेकिन होगा बिल्कुल उसके जैसा ही। हमें याद ही नहीं रखना, हम तो बस इतना सा याद रखेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, हरिप्रसाद बहुत बढ़िया, अगर आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ी है तो कुछ नहीं है फिजिक्स आपके लिए, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं उसके कंपैरिजन में, है ना। वहाँ तो हम ड्राइव करते हैं ये सारे, क्या आपको याद है, वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है डेरिवेशन की, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन की। होलो हो जाएगा, बहुत बढ़िया विवेक, वेरी गुड। ठीक है, अंदर से खुला हुआ हो जाएगा तो ये खोखला हो जाएगा। अब लास्ट ज्योमेट्री करते हैं आज की, और वो है आपकी लंबी पतली छड़। तो एक जो डंडी होती है, सिंपल डंडी सी ले लो आप, एक लोहे की बहुत पतली छड़ सी ले लो। तो छड़ में आपसे दो जगह से पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ से, एक तो पूछा जाएगा आपको यहाँ से, एक तो पूछा जाएगा आपको यहाँ से। तो इसके लिए ना आप डायरेक्टली याद रख लेना, आप इसके लिए डायरेक्टली याद रख लेना। एक तो अगर आपसे यहाँ के अबाउट पूछा जाए तो ये हो जाएगा इसका ml² है, ठीक है। अगर L क्या है, छड़ की लंबाई, L क्या है यहाँ पर, इस छड़ की लंबाई है, L क्या है, इस छड़ की लंबाई है। और अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए, अगर आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, अगर आपसे यहाँ से पूछा जाएगा तो उसकी तरह मत करना, इसका थोड़ा केस अलग होता है। आप सीधे सीधे इसका याद रखना ml²/3, सही है। वो मत करना कि इसमें ml² जोड़ें क्या जोड़ें, क्योंकि देखो बाकी चीज़ों में क्या थी ना, रेडियस थी, लेकिन यहाँ पे लंबाई है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है चीज़ों में। कितना होता है, ml²/12 होगा, और यहाँ का हो जाएगा ml²/3। तो ये हो गए सारे के सारे डिवाइस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितने भी हमें पढ़ने थे। तो फिर से एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। देखो कैसे कैसे रिवीजन करना है, ध्यान से देखो आप एक बार, कि सबसे पहले लेंगे हम किसके लिए, एक डिस्क के लिए। डिस्क कैसी होती है, अंदर से भरी हुई होती है ना भाई, डिस्क अंदर से भरी हुई होती है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तुम इस अक्ष के प्रत्यय देखोगे तो ये हो जाएगा आपका mr²/2, डिस्क का mr²/2 था, है ना। थोड़ा सा ये चीज याद रखनी है बस। और अगर तुम इसका निकालोगे तो mr²/2 में mr² जोड़ दोगे तो कितना हो गया था, 2 × 2 2 और 1 3, तो 3/2 mr² हो गया था। ये हो गया डिस्क के लिए। वैसे ही सबके लिए हो रहा था। अगर रिंग के लिए निकालोगे, ये है आपकी रिंग, तो रिंग के बीचों बीच में से क्या होता है, आप कहोगे सर रिंग के अगर तुम बीचों बीच में से देखोगे तो mr² होता है, और अगर तुम इसके सरकमफ्रेंस से देखोगे, परिधि से देखोगे, तो परिधि से जो आंसर हो जाता है वो आपका mr² + mr² हो जाता है। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा, 2mr²। क्या सभी को क्लियर है। ऐसे ही हम सारी ज्योमेट्रीज का केवल यहाँ का याद रखेंगे, बाकी सबका क्लियर हो जाएगा। तो जीत वैसे नहीं निकालना है हमें, वैसे नहीं निकालना है छड़ के लिए, जैसे कि l² करके जोड़ देते हैं, वैसे मत करना, वहां डायरेक्टली कर देना, वो डायरेक्टली आप याद रख लेना, ठीक है। अंकित कुमार सर आप बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं, चलिए भाई थैंक यू, आपको आसानी से समझ में चीज़ें आई। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि वास्तव में ये मुश्किल चीज़ें थी, अगर आप इनको 11th क्लास में पढ़ोगे तो थ्योरम व्योरम जाने क्या क्या लगा के पढ़ाया जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की है चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाने की, इससे ज़्यादा आसान कंटेंट इस लेवल पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। और देखिए हम इसको छोड़ भी नहीं सकते,
तो छोड़ नहीं सकते, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी हम कुछ नया करना चाहते हैं ना, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे अपने अंदर परिवर्तन हो, तो थोड़ी सी मेहनत कहीं ना कहीं लगती है। अगर हम कल से कुछ बेहतर बनना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत कहीं ना कहीं लगेगी, और वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ, कोई भी यहाँ खड़ा होकर करने के लिए तैयार है, तो बच्चों वो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो केवल बस इतना ही पढ़ना है आपको इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। बाकी रोटेशनल मोशन में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि बला गुण हो गया, छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे रिलेशन हो गए, तो कल उनके बारे में बात कर लेंगे, और रोटेशनल मोशन आपका कल ही खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है भैया, बढ़िया, सबको अच्छा समझ में आया। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद।